बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2022 के मई में जी 5 या 6 मई थी, मेरे एक दोस्त राना अहमद अली मरहूम, उनका मर्डर हो गया जी पाकपतन में। ये एक अलहदा स्टोरी है कि जी वो कत्ल कैसे हुआ। अपने कमरे में सोए हुए थे, कुछ लोग आए, उन्होंने फायरिंग की और उनका मर्डर हो गया जी। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्योंकि मेरा उनसे ताल्लुक़ था और कुछ बातें मेरे नोटिस में थी जिस पे मुझे कहा गया कि जी आपने एविडेंस देनी है, तो उस पर मेरी भी एविडेंस थी, लिखी गई थी वहाँ पुलिस ने अपनी तफ्तीश में। तो वो एविडेंस के सिलसिले में मुझे पाकपतन जाने का इत्तेफाक हुआ जी। अच्छा नाजरीन, मैं हमेशा एविडेंस देने के मामले में बड़ा कतराता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा सिस्टम है हमारा कानून शहादत का कि गवाही देते हुए एक गवाह को सैकड़ों मील सफ़र करना पड़ता है, सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। और जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ जाके पता चलता है कि जी आज जज साहब छुट्टी पे हैं, आज वकुला ने हड़ताल कर दी, आज जज साहब का मूड नहीं है एविडेंस लेने के लिए। और दूसरा ये है कि जी मुखालिफ पार्टी ने केस को लंबा करने के लिए कुछ ऐसा ट्रिक कर दिया और गवाह अपने जज साहब को कैल कर लिया, तो जज साहब एविडेंस नहीं रिकॉर्ड करते जी। ये मुश्किल काम है ट्रायल का, तो इसलिए मोस्टली जज साहबान जो हैं वो इससे अवॉइड करते हैं जी। और ख़ास तौर पे अगर 302 का केस हो और प्रेशर हो दोनों साइड से, तो फिर तो जज साहबान भागते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि मामला गले से टले और उनकी पोस्टिंग जितना अरसा रहे वो पेशी पे पेशी देते रहें, तारीख पे तारीख देते रहें और उनको फैसला ना करना पड़े। कुछ जज साहबान जो हैं वो दिलेरी से फैसला भी कर लेते हैं। अच्छा नाजरीन, बात ये है कि रवैये आज हम डिस्कस करेंगे और वो रवैये होंगे जुडिशली के, वो रवैये होंगे वकुला साहबान के, क्योंकि मैंने अपने 37 साल पुलिस के डिपार्टमेंट में गुजारे। बेतहाशा मर्डर केसेस में मैंने एविडेंस दी, मंशात के केसेस में एविडेंस दी, लेकिन बतौर एडवोकेट मैं 2 या 3 दफ़ा पेश हुआ। कुछ कत्ल की 2 तफ्तीशें थी कोर्ट मोमिन की, मैं वहाँ गया, मैंने एविडेंस दी। और अभी ये जो तफ्तीश थी जो कि पाकपतन पुलिस ने की थी, उसमें भी मैं एविडेंस देने के लिए गया। नाजरीन, पाकपतन यहाँ से कम अज़ कम जो है वो 250 किलोमीटर में भी 200 किलोमीटर हो, लेकिन सफ़र इतना मुश्किल है कि यहाँ से साहिवाल तक पहुँचते पहुँचते आपकी हालत गैर हो जाती है, क्योंकि 2.5 घंटे कम अज़ कम यहाँ से लगते हैं और ट्रैफिक इतनी है कि लाहौर से निकलते हुए आपको डेढ़ घंटा लग जाता है। खैर जी, रात को मैं वहाँ पहुँचा, एक स्टे किया अपने दोस्त के यहाँ। अगले दिन अब मेरा मूड था कि जी क्योंकि जुमे का दिन है, मैं 10 साढ़े 10 बजे फारिग हो जाऊँगा और फिर मैं वापस निकल आऊँगा। नाजरीन, कोई 9 बजे मैं अदालत में पहुंच गया और मेरे साथ कुछ और गवाह भी उस मुकदमे के आ गए और हमारा कोई नंबर 9:15 बजे या 9:30 बजे आया। तो जज साहब ने जब मैं उठ के खड़ा हो गया, जो वकील थे इस तकाज़ा के, उनका मूड नहीं था कि गवाही कराई जाए। मैंने तो खुदा के नज़दीक वही गवाही देनी थी जो इसका मुझे इल्म था जी। तो मुझे वकील साहब को शक था कि शायद गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं या कुछ उनके जहन में कुछ और था। तो उस पर उन्होंने जज साहब को कहा जी कि आज तो हमने एविडेंस नहीं करानी। मैंने कहा जी मैं आया हुआ हूँ दूर से, लाहौर से, और मैं एविडेंस मैंने रिकॉर्ड करानी है। तो जज साहब उठ के चले गया जी रिटायरिंग रूम में। ये रिटायरिंग रूम भी बड़ी कमाल चीज़ होती है, जज साहब का जब मूड चाहे उठ के अंदर चले जाएँ फिर आ जाएँ। जज साहब ने 10:30 बजे का टाइम दिया जी। जज साहब का नाम आखिर में बताऊंगा मैं जी, जब फाइनल में डिस्कस करूंगा। एडिशनल सेशन जज हैं वो पाकपतन के। तो वहाँ जी 10:30 बजे फिर हम वहाँ बैठे रहे। ज़ाहिर है कहाँ जाना था मैंने, मेरी कोई घर तो वहाँ था नहीं पाकपतन में। तो जज साहब आके कोर्ट में बैठे जी, तकरीबन कोई 11:15 बजे, 15 मिनट वो लेट हो गया। इस दौरान उनका ब्रंच जो है वो भी रूम में जाता रहा, चाय बार बार जा रही थी, उनके गेस्ट भी आ रहे थे। तो जज साहब आके जी 11:15 बजे पहुंचे और बैठे, और उसके बाद पता चला जी कि वकील जो हैं इस तकाज़ा के, यानी मुद्दई के जो वकील हैं वो नहीं हैं जी। उनका इंतज़ार किया जी
फिर कोई तकरीबन 11 बजे वो तशरीफ़ ले आए और एक मजिस्ट्रेट साहब आए हुए थे, शनाख्त परेड की एविडेंस रिकॉर्ड करनी थी, उनकी एविडेंस रिकॉर्ड होना शुरू हो गई और वो भी एक लंबी कहानी है, मैं कि अलहदा ब्लॉग में करूँगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। नाजरीन, वो जो था मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब जिन्होंने शनाख्त परेड की थी और उनका जो बयान है वो तकरीबन आप ये देखें कि जी 2 घंटे ले गया जी, और उन पे जो बहस भी उसमें शामिल थी, जरा भी शामिल थी, जो कि होती रही थी। 1 बज गया, 1:10 पे जज साहब का मूड अब नहीं था एविडेंस के मज़ीद रिकॉर्ड करें और मैं उठ के चला गया। मैंने कहा सर मैं आया हूँ मैं लाहौर से आया हूँ और मेरे लिए आना बड़ा मुश्किल है, तो मेहरबानी करें, मेरी 2-4 लाइन की एविडेंस है, आप रिकॉर्ड करें और मुझे इजाज़त दें। तो जो वकील थे मुद्दई के इस्तग़ासा के, उन्होंने कहा जी हम तो आज आपका बयान रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। तो मैंने उन्हें कहा जी आप कैसे नहीं रिकॉर्ड कराएंगे, मैं दोबारा नहीं आ सकता। तो इसमें वकील साहब ने शायद मजाक में कहा, क्योंकि उन्हें मैं बता चुका था कि मैं एडवोकेट हूँ तो लाहौर से हूँ, तो उन्होंने कहा जी हम आपको बुलवा लेंगे। तो मैंने कहा जी आप नहीं बुलवा सकते मुझे, ये मेरी और वकील साहब के दरमियान बात हो रही है। इतनी देर में जज साहब जो कि जिन्हें मैं समझ रहा था कि बड़े पढ़े लिखे और समझदार जज हैं, वो उन्होंने इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा जी आप कैसे नहीं आएंगे जी मुझे, और उनका लहजा धमकाना था। और मैंने उन्हें कहा जी मैं लायर हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, मैं क्योंकि यूनिफॉर्म में तो नहीं था, काला पैंट कोट तो मैंने नहीं पहना हुआ था, मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और उसके साथ मैंने कोट पहना हुआ था अपना, वो भी ब्लैक कलर का था। नाज़रीन आप ये देख लें कि वहाँ कोई भी वकील जो थे, हमारे ब्रदर जो वकला हैं, किसी ने भी प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी। किसी की टाई नीली थी, किसी की टाई पीली थी, कोई आम सूट में था, कोई शलवार कमीज़ में था, यानी किसी को नहीं पता था कि ये वकील है या नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें जज साहब को कहा कि जी मैं लायर हूँ और मैं लाहौर से आया हूँ और मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ और मैं ब्लड प्रेशर भी है मुझे, यहाँ बैठ बैठ के मेरी हालत ख़राब हो गई है और मेरे 2-4 लाइंस का मेरी एविडेंस है, आप रिकॉर्ड करें, मैं चला जाऊँ, मेरे लिए आना मुश्किल। तो जज साहब ने कहा जी आप कैसे नहीं आएंगे, तुम मेरे रोस्टम पे खड़े होके आप मुझे कह रहे हैं कि आप नहीं आओगे, मैं बुलवा लूँगा जी। तो इसमें मैंने भी कहा, मैंने कहा जी आप मुझे कैसे बुला लेंगे जी, आप मैं आया हुआ हूँ, आप मेरा बयान रिकॉर्ड करें। तो उन्होंने, जज साहब ने मुझे कहा जी वकील साहब ये लाहौर नहीं है। तो मैंने भी कहा सर ये लाहौर नहीं है लेकिन पाकिस्तान ज़रूर है, आप जज हैं और जजों के फैसले बोलते हैं, जज नहीं बोलते। लेकिन बदकिस्मती है हमारी यहाँ कि यहाँ जज बोलते हैं, जजों के फैसले नहीं बोलते। खैर नाजरीन, इस पर थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई, मुझे अंदाज़ा था कि वहाँ के जो वकला हैं बार कोई इतनी तगड़ी नहीं है वहाँ की, क्योंकि यहाँ लाहौर की बार को मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि यहाँ लाहौर में जज साहबान का रवैया वकला के साथ ऐसा नहीं होता जो छोटी बार्स में होता है। छोटी बार्स पे प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 100 काम कराने होते हैं, मिन्नत तरला से काम चल रहा होता है, सिफारिश से काम चल रहा होता है, बाज़ औक़ात किसी और चीज़ से भी चल रहा होता है। लेकिन लाहौर बार में जो जज साहबान बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की, मैं फिर क्रेडिट दूंगा यहाँ के बार के सदर को, जो डिस्ट्रिक्ट बार के हैं या हाई कोर्ट बार के, को बहुत तगड़े हैं। वो इस टाइप की बात को बर्दाश्त नहीं करते अगर कोई जज किसी वकील के साथ इस तरह बात करे। नाज़रीन मैं बाहर आ गया, मुझे पता था इन्होंने कोई वारंट निकालने हैं, तो देखा जाएगा कौन से मेरे वारंट पहली दफ़ा निकलने हैं, क्योंकि मैं हमेशा मुलाजमत में भी ऐसी बातें होती थी, हम नहीं जाते थे, नहीं जा सकते थे यार, 400-400 किलोमीटर जाएं और वहाँ जाके पता चले जी आज वकला की हड़ताल है, आज जज साहब का मूड नहीं है। तो आप कैसे, आप देखें, आप ट्रैवल करके गए, आपने अपना काम छोड़ा, आपने पैसे खर्च किए, कोई TADA हमें नहीं मिल रहा, मुझे कौन सा TADA मिलना था। तो मैं बाहर आ गया, तो मेरे साथ जो दूसरे हमारे एक सीनियर लायर थे जो मुलजमान की तरफ से, वो, और फिर बाद में इनकी बात हुई और उन्होंने रोक दिया कि जी इनके वरांडा निकालें और अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको बुला लेंगे। यानी मेरी गवाही ऐसी है कि जो तर्क की जा सकती है। लेकिन मैंने सिर्फ जज साहब का रवैया आज आपसे डिस्कस किया कि फिरौनियत है इनमें, यानी उस सीट पे बैठ के जहां इनको फैसले करने चाहिए बुर्दबारी से और आराम से बात करनी चाहिए, वहां इनके रवैये ये बदतमीज़ी की हद तक चले जाते हैं और उनके ज़हन में
ये होता है कि जी हम जज हैं और हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तमाम लोग जो हैं काबिल इज़्ज़त हैं, और ख़ास तौर पे बीइंग ए सीनियर सिटीज़न मैं और बीइंग ए लॉयर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे बात की, लेकिन उनकी समझ में शायद नहीं आई। उम्मीद है उनकी समझ में आ गई होगी और वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये मामला तूल पकड़े। तो आज का ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि जुडिशली जो है वो एम नहीं 139 नंबर पे आ गई। उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं और इन जज साहबान के रवैये हैं जिसकी वजह से जुडिशली आज 139 नंबर पे है। और उसके साथ साथ जो आप देखें कि लोग नाला हैं आप इस जुडिशली से, और उन्हें आज मैंने आपको मैं यहाँ ये भी बताऊं कि फेसबुक पे आज मैंने एक लिखा था, एक स्टेटस लगाया था कि क्या आप अपनी जुडिशली से मुतमिन हैं, क्या जज साहबान मेरिट पे फैसला कर रहे हैं। तो यकीन जाने नाज़रीन, मोस्टली लोगों ने, मेरे ख्याल सब ने, तकरीबन कोई 1000 लोगों के कमेंट्स थे और सब ने यही लिखा कि हम ना जुडिशली से मुतमिन हैं और ना जज साहबान मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क अजीज़ में क्या हो रहा है। और आपको चर्चिल की वो मिसाल भी याद होगी, जब बरतानिया जंग अजीम दोइम की बात है तो उन्होंने पूछा कि क्या हमारे जज साहबान फैसले सही कर रहे हैं, तो उन्हें कहा गया जी कि बिल्कुल हमारे जज फैसले सही कर रहे हैं। तो चर्चिल ने ये कहा था कि अगर हमारे मुल्क में फैसले सही हो रहे हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आज हमारे ज़वाल का सबब भी यही है कि हमारी जुडिशली सही फैसले नहीं कर रही। कभी वो उन पे कोई असरअंदाज हो रहा होता है माजरत के साथ, और कभी उनके फैसलों पे कोई असरअंदाज हो रहा होता है। कल मैं एक फ़ैसला जस्टिस जज बशीर साहब का देख रहा था, जो हैं जी एहतसाब के, कि वही जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ की सारी प्रॉपर्टी अटैच की हुई थी, उनकी गाड़ियाँ, उनका घर, और वही थे जिन्होंने परसों की बात है कि सब कुछ रिलीज़ कर दिया और उन्होंने कहा जी ले जाएं। यानी एक ही जज, पहले वो इस बात पे कायल है कि उसकी सारी चीज़ें आप करेक्ट कर लें, और दूसरे फैसले में वो कर रहा है कि जी आप उनके रिलीज़ कर दें। इसी तरह नवाज शरीफ के फैसले उसके ख़िलाफ़ जो हुए वो भी अब हमें गलत महसूस होते हैं, और इमरान खान साहब के फैसले भी किए हुए गलत महसूस हो रहे हैं। लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इनकी जो डोर है वो किसी और जगह से हिलाई जाती है और ये लोग फैसले कर देते हैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने ईमान को सामने लेकर, और अपने जो उन्होंने हल्फ लिया हुआ है उसको सामने लेकर अगर ये फैसले करें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।